नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का अब दूसरा चरण शुरू हो चुका है और अब जिस तरह प्रथम चरण में 7 से 8% मतदान कम हुआ है, उसे लेकर कहीं ना कहीं चर्चाओं के बाजार गर्म हैं। कोई कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, तो कोई कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन फायदेमंद कैसे होगा, कैसे नुकसान है, ये हम समझेंगे आज वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी से। लेकिन आज का मेरा सबसे बड़ा विषय यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही मिशन 29 नाम दिया था, यानी कि मध्य प्रदेश में अब 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती थी। लेकिन अब जो सर्वे आ रहे हैं, अब जो जानकारियां आ रही हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक तरफा नहीं है। कांग्रेस बहुत अच्छी तरह फाइट में आ चुकी है। एक दो नहीं, कम से कम 6 या 7 सीटों पर कांग्रेस बड़ी टक्कर दे रही है। इस मुद्दे पे हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी से। मैं आपको बता दूं, संजीव श्रीवास्तव जी, यूँ तो हम 30 साल से साथी हैं, साथ में जर्नलिज्म करते रहे, लेकिन फिलहाल उनका एक परिचय ये है कि वे इस समय देश की सबसे चर्चित जो यूट्यूब चैनल है 4 PM, उसके मध्य प्रदेश के संपादक हैं। अपनी खरी खरी कहने के लिए भी प्रख्यात हैं। तमाम बड़ी स्टोरियां उन्होंने ब्रेक की हैं और आजकल आप उन्हें 4 PM मध्य प्रदेश और 4 PM नेशनल पे भी सुन सकते हैं। संजीव जी के जो विश्लेषण हैं वो बड़े पठनीय और श्रवणीय रहते हैं। तो संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 लेकर शुरुआत की थी और शुरुआत में लग रहा था कि निश्चित तौर पर ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले चरण में जिस तरह मतदान कम हुआ है, 8% मतदान कम हुआ है, उससे इस मिशन को कोई झटका सा लगता दिख रहा है। आपका क्या आंकलन है? रविंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक शानदार आप ये YouTube आप भी चला रहे हैं और इसकी अलग एक धमक है, एक पकड़ है और बड़ी आप शानदार तरीके से आप दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी खबरें पहुंचाते हैं। तो पहले तो आपको साधुवाद। आपने साध्वी काम किया, जैसे आपने दर्शकों को बताया। आपने जो सवाल किया रविंद्र जी, उस सवाल में थोड़ा मैं इतर सा देखता हूँ। आप देखिए, यदि आप कहते हैं कि वोट परसेंट कम हुआ है, तो छिंदवाड़ा में ज्यादा वोट परसेंट था 2019 में, उसमें 37,000 मात्र से जीत पाए थे नकुल नाथ। तो उसको आप ऐसे कैसे मान सकते हैं? और भी क्षेत्र हैं, देखिए, जो पहले चरण में वोटिंग हुआ देश भर में, हमने जो ट्रेंड देखा है, कुछ 2-3 राज्यों को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में, यूपी जैसे राज्य जहां टर्नआउट उम्मीद थी कि खासकर इसलिए रविंद्र जी, आप जिस पे फोकस पूरा देश कर रहा है, सर्वे एजेंसियां करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा या ये निर्देश था अपनी पूरी की पूरी उनके कुनबे को कि 370 वोट हर केंद्र में बढ़ाना है। इससे उनके इस अपील के बावजूद वोट कम होना, तो वोट कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके कारण अलग अलग हम पहले भी देखते रहे हैं, अभी भी इस बार भी ऐसी दिखता है। लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन, पहले दौर की जो वोट जो दिखता है, जो परसेंटेज है, उसमें मैं छिंदवाड़ा को भी बिल्कुल जीत के करीब तो नहीं रख पाता हूं। मुझे लगता है कि जितनी मेहनत वहां भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो तोड़ फोड़ की है, जितना जो कुछ की, ये जरूर है कि सबके बीच में अपर हैंड कमलनाथ, नकुलनाथ, कांग्रेस का निकल कर आता है। लेकिन देखिए, वोटर ने कैसे वोट किया है, वो तो जिस दिन 4 जून को वोट जो ईवीएम का काउंटिंग का बटन दबेगा तब सामने आएगा। फिर अगर हम देखें तो 6 सीटों में ये जरूर है कि कहीं मंडला सीट को लेकर हम बात करते हैं कि मंडला सीट पर फग्गन सिंह कुलस्ते कठिनाई में है, संकट में है, और चूंकि वो विधानसभा के चुनाव में हार गए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर दिखता और वोट का परसेंट निश्चित तौर पर कम है। लेकिन इन सब के बीच जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जिस तरीके का संगठन है, संगठन के साथ साथ और बहुत मोर्चों पर बीजेपी काम करती है, तो ओवरऑल देखूं तो मैं ऐसा समझता हूं कि जरूर 2 सीटों पर दिखता है कि एक मंडला और दूसरा सीट छिंदवाड़ा। लेकिन इसके बाद भी नतीजा 4 जून को ही सामने आएगा। मेरी अपनी तो यह है कि जो मिशन 29 के लिए बीजेपी ने प्ले किया है, उसमें अब आने वाले दौर में जो बाकी 3 चरण बचे हैं, मध्य प्रदेश में 26 को वोटिंग है, 7 मई को वोट होना और अंतिम चरण फिर बचेगा, तो अलग अलग दौर है, तो वो और ट्रेंड का बदलाएगा। लेकिन कुल मिलाकर मेरी अपनी सोच ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत बदलाव पिछली बार से होगा। और देखिए, एक चीज और भी मैं कहूंगा आपके दर्शकों को कि कांग्रेस ने पिछली बार 28 सीटें गंवाई थी। इस बार भी यदि वो पूरी सीटें भी गंवाई तो उसका आंकड़ा 29 नहीं जाने वाला, क्योंकि एक सीट उसने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी और उस समाजवादी पार्टी की उस सीट पर, खजुराहो पर, पर्चा निरस्त हो चुका है। तो बड़ा रोचक सा मसला मामला है। बहुत मेहनत कांग्रेस की ओर से की गई है, लेकिन इस सब के बाद भी संगठन में जो बिखराव है, उनके पास जो धन की कहीं कमी दिखती है, साथ साथ जो एक
इस पूरे चुनाव में रविंद्र जी एक चीज और भी रही है कि हमने पूरे चुनाव में पाया है कि वो हमने बहुत चुनाव कवर की। 10वां लोकसभा चुनाव है मेरा, और शायद आपका भी इसी के आसपास का होगा। इन 10 चुनावों में पहली बार मतदाता बहुत खामोश है, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा जरूर है, लेकिन ये सन्नाटा किस तरीके से पेश आएगा वो हम 4 जून को देखेंगे। रविंद्र जी, संजीव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, निश्चित तौर पे मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनने तोड़फोड़ बहुत की है। जैसा कि दावा किया गया कि 4 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस से तोड़कर लाए हैं, लेकिन हमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग बता रहे हैं कि इन 4 लाख लोगों को तोड़ने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 लाख लोगों को घर बिठा दिया। जितना खुशी आने की है उससे ज़्यादा लोगों में निराशा है, पुराने कार्यकर्ताओं में। तो आपको लगता है कि ये जो खबरें आ रही हैं कि 4 लाख नए लोगों को लाने के चक्कर में, 4 लाख लोगों को सिर पे बिठाने के चक्कर में 8 लाख लोग निराश होकर घर बैठ गए हैं, इससे कितना फायदा होगा बीजेपी का? रवि जी, मैं इसको थोड़े दूसरे तरीके से देखता हूं, जैसे आधा ग्लास खाली पानी का और आधा ग्लास भरा, 2 तरीके हैं। ये देखिए, अब वो दौर नहीं बचा है। ये अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है किसी भी सूरत में, ये मोदी और शाह की बीजेपी है, और जो वो चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम जब आपका खेल चलता है, आपके दांव चलते हैं, तो हर दांव लगभग लगता है। ये फैक्ट है कि निराशा का भाव आप जो देख रहे हैं, होगी निराशा। लेकिन जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसको दूसरे एंगल से भी तो देखिए। जो हम अगर 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें 5 राज्यों के, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और 5वां स्टेट जो शामिल था, उन राज्यों में 3 राज्यों में क्या संदेश दिया है? जो शाह या मोदी की जो बीजेपी है, पहली बार के विधायक को उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया, मध्य प्रदेश में तीसरे बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में हुआ। कौन जानता था विष्णुदेव साय को, या कौन जानता था मोहन यादव को, या कौन जानता था वहां केदार शर्मा को? जो संदेश दे रहे हैं वो, तो ये इसका उल्टा भी तो है कि एक जो बहुत नीचे का कार्यकर्ता है, देखिए वो पन्ना प्रमुख तक काम करते हैं, उनकी जो काम करने की शैली है, अब उनको ये लग गया है कि जो घर बैठ जाए या नाराज हो जाए और रूठ जाए अपनी जगह, और अब तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो कह रही है अपने आप को, उनमें जो एक काम करने का तरीका है, उस काम करने के तरीके में अगर लोग बैठते भी 4 आए और 8 लाख बैठ गए तो ठीक है, बैठ जाएंगे, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता है। रविंद्र जी, चलिए, आपने जो केदार शर्मा बोला, मैं करेक्ट कर दूं, वो भजनलाल शर्मा है जो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए गए। अब मेरा सवाल यह है कि जब ये नारा दिया गया 400 पार, तो निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल का अधिकार है, वो 400 क्या, वो 543 भी कह सकते हैं, लेकिन जो एक माहौल बना था, मतदान का पहला चरण आते आते कोई वेव नहीं दिख रही है। अब आप देखिए, जो 2019 में वेव थी नरेंद्र मोदी की, 2014 में परिवर्तन की वेव थी, 19 में नरेंद्र मोदी की वेव थी, लेकिन 2024 में कोई बहुत बड़ी वेव नहीं है। लोगों में कुछ हताशा का भी माहौल है, क्योंकि जिस तरह का मतदान कम हुआ है, तो ये हताश लोग कौन है, इन्हें भी परखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा परिणाम क्या होगा। देखिए रविंद्र जी, आपने जो कहा, निश्चित तौर पे 2014 मोदी के नाम पर, उनके चेहरे के नाम पर कि देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया गया था। 19 में जब आते तो 19 में अकेले मोदी नहीं थे, तब पुलवामा भी था, उसने बहुत बड़ी काया पलट की थी। पुलवामा उस समय नहीं होता तो शायद ये नहीं मिलता। और दूसरी चीज जो आपने 400 पार की बात कही रविंद्र जी, 350 प्लस सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में, 330 अपनी खुद की हैं और बाकी सीटें उनके अलायंस की हैं। तो यदि वो 400 पार की नारा दे रहे हैं तो बढ़ाया कितना है? 10, 12, 15% ही तो बढ़ाकर बात कर रहे हैं, एक चीज। फिर दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं कि हताशा, निराशा, आप जनरल बात करिए, लोगों से मैं बात करता हूं, आप बात करते हैं, हम देखते हैं लोगों से, तो वो बिल्कुल ये कहता है कि साहब नहीं मिला रोजगार, नहीं हमको महंगाई से कमी मिल पाई, तमाम वो मुद्दे और सब मसले गिनाता है। लेकिन साथ में एक छेपक ये जरूर लगाता है रविंद्र जी कि सामने पहलवान कौन है। आप बिल्कुल, मैं इसमें गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है कि उसको भरोसा नहीं होता। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काम करने की, वो तिल को ताड़ कैसे बनाते हैं। अभी आप देखिए कि उन्होंने जो मामले मसले लेके आए, वो मछली और मटन को उन्हें चुनावी मुद्दा बना दिया, घर घर में उसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कल जो कहा राजस्थान, सारे संसाधन मुसलमानों के लिए, यस सारी चीजें उन्होंने कल कितने चातुर्य के साथ में उसको एक इशू बना दिया। और उसके उनकी प्लानिंग देखी कि वो आपके मतदाता के मन में भरने के लिए क्या क्या करते हैं। वो मनमोहन सिंह का वो वीडियो निकाल रहा है जो उस कनेक्ट करता है। तो उनकी जो काम करने की शैली, क्यों नहीं कांग्रेस क्यों नहीं करती? बहुत मुद्दे हैं, बहुत मसले हैं। आप मुझे बता दीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे
मीडिया, और मीडिया भी जो वैकल्पिक मीडिया है उसके अलावा किसने काम किया? गोदी मीडिया से आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का अपना उसमें योगदान क्या है? कांग्रेस ने क्या किया? मुझे एक ऐसा बता दें कि कांग्रेस ने सिर्फ हमारी खबरों पर उस पे वो प्ले कर रही है। इश्यूज जो हैं उस इश्यूज को जनता के मन में भरने के लिए अकेले यदि राहुल गांधी चलते हैं तो राहुल गांधी का देखिए, हमने देखा था, राहुल गांधी बेशक उस पप्पू की छवि से बाहर आ चुके हैं। उन्होंने उस पूरे दौर में यदि हम वो कन्याकुमारी से कश्मीर और फिर मणिपुर से महाराष्ट्र तक की उनकी यात्रा को देखें, बहुत परिपक्वता देखी, उन्होंने बहुत कोशिश। लेकिन मुझे बताइए कि कांग्रेस के संगठन ने, चाहे आप वो राहुल गांधी की यात्रा पहला फेज लीजिए और दूसरा लीजिए, न्याय यात्रा जिसे उन्होंने नाम दिया, उसके टेम्पो को बनाए रखने में संगठन ने क्या योगदान दिया? और फिर इंडिया अलायंस उसमें कहां साथ आया? दिखा आपको कि इंडिया अलायंस ने उसमें, और हर आदमी अपने अपने स्तर बात कर रहा है। बेशक बिहार में तेजस्वी यादव जिस तरीके की बात कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं वो उस पूरे दौर को, कि उन्होंने उन पे जितने ब्लेम है कि वो परिवारवाद, फिर उनके पिताश्री को लेकर जो आरोप लगे, फिर साथ साथ जो अभी नीतीश कुमार ने कहा, उस सब के भी जो बहुत धैर्यता के साथ में आगे बढ़ा। लेकिन क्या ये सब वोट में तब्दील हो पाएगा? हम उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में वो भी जो अखिलेश यादव हैं बिल्कुल प्रॉपर प्ले कर रहे हैं गेम को, लेकिन वो वोटों में तब्दील होता तो हमें दिखता नहीं है। संजीव जी, आप ये बात तो स्वीकार करते हैं कि ये जो चुनाव है, आपने कहा भी कि 10 चुनाव आपने कवर किए हैं, ये जो चुनाव है ये बगैर बीप का चुनाव है, ये बात तो स्वीकार करते हैं। कोई लहर ना इनके पक्ष में है ना उनके पक्ष में है। नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं देखता रविंद्र जी। देखिए, लहर दिखती नहीं, कई बार अंडर करंट को हम महसूस नहीं कर पाते। आप मुझे बताइए कि हम जो 2023 इंडिया शाइनिंग जैसा दिख रहा है क्या कुछ? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं पाता। मैं 2023 के विधानसभा चुनावों की बात करता हूं। हमने जो पाया था या देखा था, वोटर हमसे किस तरीके से बात करता था, हम उसी के शायद भ्रम में आ गए थे। हमने भी रिपोर्ट किया था, हमारी सारी रिपोर्ट्स कई गड़बड़ हुई, गलत हुई। हम मान के चल रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में वापसी करके ले जाएगी। जबकि आप बताइए ना कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या कुछ नहीं दिया था वहां की सरकारों ने। जो फ्रीबीज की बात करते हैं वो फ्रीबीज उन्होंने भी बांटे थे, दिए थे, लेकिन क्या निकल के आया ये दर्शाता दिखला। लेकिन 2023 का तो लोग आज भी मान रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी उनका वो हो गया। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, इस चुनाव में मध्य प्रदेश के संदर्भ की हम बात करें तो लाडली लक्ष्मी का नाम नहीं ले रहे, भगवान राम, लाडली सॉरी क्षमा चाहता हूँ, लाडली बहना का नाम नहीं ले रहे, और भगवान राम का नाम भी थोड़ा सकुचा के हुए ले रहे हैं। एकदम भगवान राम का, जैसे उम्मीद थी कि भगवान राम के मंदिर का बड़ा इशू होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मोदी जी उससे भी पीछे हटे हैं। इसका क्या कारण है? मतलब जिस लाडली बहना ने आपकी सरकार बनाई, आज आप नाम लेने को तैयार नहीं हो, क्या डर लग रहा है मोदी जी का? नहीं, मुझे ऐसा ही लगता रविंद्र जी। मैं तो ये देख रहा हूं, मैं देखिए 23 में भी गया था क्षेत्रों में, और मैंने बड़े रिमोट में, जो आप जिस क्षेत्र से ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, मैंने भिंड का एक दौरा किया, और भिंड में बड़े रिमोट एरिया में गया। रिमोट में जाने के बाद मैंने वहां पाया कि वो बड़ी एक बकरी चराने वाली लेडी मुझको मिली। मैंने उससे पूछा तो उसने वो उस लाडली बहना का जिक्र किया। तो ये चीजें हैं, और अभी भी आज भी बहुत सारे प्रचार प्रसार हुए, लेकिन लाडली बहना का अभी भी कहीं अंडर करंट मैं तो महसूस करता हूं। एक चीज। फिर दूसरी, आपने जो राम की बात की, राम को फिर से तो उकेड़ दिया उन्होंने। वो जनवरी में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, उसके बाद आप पता कीजिए ना कि जो आरएसएस है, आप कहते हो कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता घर बैठा है, संघ काम नहीं कर रहा है, वो खरामा काम करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें लगता है कि सामने वाला पहलवान थोड़ा सा ये अपने महसूस कर रहा है कि वो इस बार कंफर्ट है, वो पटकनी दे सकता है, तो हम कुछ दांव ऐसे खेलें कि जिसमें उसको लगे कि पटकनी दे देंगे और अंत में हम पटकनी दे देंगे। ऐसा कुछ मैं देख पा रहा हूं रविंद्र जी। चलिए संजीव जी, एक और आखिरी प्रश्न मेरा है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, मध्य प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं? फिर इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आपको क्या सीन दिख रहा है? पहले 28 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस, अब क्या दिख रहा है? देखिए रविंद्र जी, मैं तो बहुत गुंजाइश कांग्रेस के लिए नहीं देख पा रहा हूं। बेशक जो सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वे में, या हम भी कुछ महसूस कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी जो पहले दौर का चुनाव हुआ, मतदान हुआ, उसमें एक छिंदवाड़ा और दूसरी मुरैना, दूसरी मंडला सीट दिखती, लेकिन अब जो अगले फेजेस हैं उसमें मुरैना में कहीं गुंजाइश दिखती कि मुरैना में जो जातीय, राजगढ़ में नहीं दिख रही। मैं राजगढ़ नहीं मानता रविंद्र जी। राजगढ़ में मुझे तो, जब मैं अभी दौरा करके आया, घूम के आया, तो मुझे तो वहां कहीं वही आहट नजर आ रही। और देखिए, अभी वहां भी तीसरे फेज में चुनाव होना है, और साथ साथ दिग्विजय सिंह वो नेता है जिसने नाक में दम करके रखा होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या संघ हो। संसद में तो पैसे ही है, वैसे ही है, या लोकसभा से जाए या राज्यसभा से, वहां तो नाक में दम वो करेंगे ही। नहीं, वो करते रहे, उनका टेन्योर अब 1.25 साल 1.5 साल बचा, और उन्होंने तो पहले जताया भी था। हम लोगों ने पूछा था जब गुना में वो पहुंचे थे कि आपका क्या गुना से लड़ने का इरादा, उन्होंने मना किया था, उनकी इच्छा ही नहीं थी। लेकिन हाँ,
दिग्विजय सिंह ऐसे सिपाही, हम तो वो भी दौर याद करते हैं रविंद्र जी, थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हम उसको नहीं भूलते कि वो अपने वादे दावे उसके बड़े पक्के नेताओं में हमने देखा है, मैंने बहुत कवर किया है वो 10 साल उनका मुख्यमंत्री काल का दौर। फिर उन्होंने 2003 के चुनाव में कहा था यदि मैं नहीं कांग्रेस की वापसी करा पाया तो 10 साल राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, कोई पद नहीं लूंगा, और उन्होंने उसको निभाया और उसके बाद जीवित रहे। तो वो बड़े एक यायावर नेता है, लेकिन उनका ये अंतिम चुनाव, और इस अंतिम चुनाव में मुझे तो कहीं वहां वही आहट आती है कि जैसा भोपाल में कुछ हुआ था, हो सकता है उससे कम अंतर हो जाए, लेकिन वहां मैं तो ये देख पा रहा हूं कि उनके लिए गुंजाइश बहुत मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। रविंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा अब इसी से जुड़ा हुआ है, यदि मध्य प्रदेश में 28 से नीचे सीटें रहती है बीजेपी की, तो मध्य प्रदेश सरकार को कोई खतरा है क्या? यहाँ के मुख्यमंत्री को कोई खतरा है? अरविंद जी, कैसे मुख्यमंत्री को खतरा होगा? अभी उनको जुमा 3 महीने आप याद करिए ना कि जब शिवराज सिंह चौहान को 2005 में मध्य प्रदेश की सत्ता सौंपी गई तो हमें बार बार एक्चुअली ये क्या है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, ये किसी को बख्शते नहीं है, जिनके बारे में जो आप जानते हैं और लोग समझते हैं, ये निश्चित तौर पर मूल्यांकन तो करते हैं। बिल्कुल, बेशक मूल्यांकन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका दोष क्या है? अभी उसे जुमे 3-3.5 महीने हुए और जो आपने दायित्व दिया है उसको निर्वहन करने में पूरी प्राण प्रतिष्ठा से, तन मन धन से, और जो कुछ हो सकता है उसमें लगे हुए हैं। अब यदि नहीं कर पाए तो क्या अकेले उसी का दोष होगा? उसका अकेले का दोष तो मुझे नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव को इतनी जल्दी या इतनी आसानी से इसी के लिए, हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूं, मुझे तो लगता है कि नतीजा जो 2019 था उसके आसपास हो जाए, घट जाए, 1 आध सीट 2 सीट घट जाए, मुझे तो वो भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन हो भी गया तो आप 6 या 7 की बात करें, वैसा भी हो गया तो मोहन यादव हटेंगे, ये मैं बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा हूं। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे संजीव श्रीवास्तव जी, 4 PM में मध्य प्रदेश के एडिटर है, और उनका बड़ा साफ कहना है कि उनका आंकलन, फील्ड में भी गए हैं, राजगढ़ भी घूम के आए हैं, उनका साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 की ओर तेजी से बढ़ रही है। 1 या 2 सीट को यदि छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ 27, 28, 29 सीटें बहुत आराम से जीतती दिखाई दे रही है। यहाँ कांग्रेस के लिए कोई स्पेस फिलहाल भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है, और आपका आंकलन भी यही है कि यहाँ पर दूसरा ये भी एक सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था जो मैंने उनसे, कि मैं ये भी देखता हूं रविंद्र जी कि मध्य प्रदेश को आप बिल्कुल गुजरात मान लीजिए, गुजरात वाले तर्ज पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जैसे गुजरात में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे लगा था कि जो यूथ लॉबी आई है, चाहे वो जीतू पटवारी हो या उमंग सिंघार हो, बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अभी उस दिशा में बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। वो जो 2 नेताओं को कोसा जाता था कि ये वृद्धों ने, इन बुजुर्गों ने कांग्रेस पर कब्जा कर रखा है, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। और देखिए, दिग्विजय सिंह ही मध्य प्रदेश में एक ऐसे लीडर हैं जो हर तरफ, चारों तरफ मार करते हैं, और देश में भी करते हैं, और यहां तो मध्य प्रदेश में वो फर्स्ट नेम से लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो उनकी अपनी शैली है। लेकिन ये लोग वैसा करते नजर नहीं आ रहे, ये एक दुर्भाग्य हम फिलहाल कांग्रेस के लिए मान या कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, संजीव जी ने एक नई चीज़ जोड़ी है। तो निश्चित तौर पे संजीव जी का जो कहना है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के लिए कोई स्पेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात के पैटर्न पे मध्य प्रदेश में बड़ी विजय की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।